गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। प्रतिनिधि के चुनने के तरीके किस किस तरह से अमल में लाए जाते हैं, किस किस तरह से प्रतिनिधियों का चुनाव संभव होता है, उसकी विधियों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रतिनिधि चुनाव के जो तरीके हैं उसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, दूसरा है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और तीसरा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ब्रॉडर ये 3 तरीके से डिवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले हम देखें टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम या प्रादेशिक प्रतिनिधि प्रणाली। ये प्राय 2 प्रकार की होती है। जो सबसे पॉपुलर मेथड है उस मेथड को हम फर्स्ट पास द पोल सिस्टम कहते हैं। प्रतिनिधि जहां से चुन करके आने हैं उस देश को उतने ही भागों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक क्षेत्र से एक व्यक्ति चुन करके आता है। तो चुनने की पद्धति क्या है? ये एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र होता है जहां से एक ही व्यक्ति का चुनाव होना है। सभी राजनीतिक दल या अन्य लोगों को ये अधिकार होता है कि वहां से चुनाव के लिए नामांकन करे, चुनाव लड़े। मतदाता को ये अधिकार है एक व्यक्ति को एक मत देने का। एक ही प्रत्याशी चुना जाना है इसलिए एक मत देते हैं। प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक मतदाता एक मत का उपयोग करते हैं और मतगणना में कुल वैध मतों में सबसे अधिक जिस प्रत्याशी को प्राप्त होता है वह चयनित घोषित कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक क्षेत्र में 1 लाख मतदाता हैं, 1 लाख मतदाताओं ने मिलकर के 80,000 मतों को पोल किया। 80,000 मतों के लिए यदि वहां पर 20 कैंडिडेट मैदान में हैं और सबसे अधिक एक कैंडिडेट को 15,000 वोट मिल गए, बाकी अन्य नागरिकों को कम, उससे 15,000 से कम मत प्राप्त हुए हैं, तो जो व्यक्ति 15,000 मत प्राप्त किया है वो चयनित घोषित हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पास द पोल सिस्टम। ऑल 20 कंटेस्टेंट्स आर रनिंग। पहले जो रोप पार करता है वही व्यक्ति जो है चयनित घोषित कर दिया जाता है। इसकी एक आलोचना की जाती है कि इसमें मुख्य रूप से समस्या ये है कि जो चुना हुआ व्यक्ति है वो दरअसल पूरे क्षेत्र के या पूरे वैध मतों के बहुसंख्यक मतों का प्रतिनिधित्व नहीं करता और इसलिए ये प्रजातंत्र का ठीक प्रजातंत्र की जो मर्म है, जो इसेंस है, उसको ठीक रिप्रेजेंट नहीं करता। इसमें जो अल्पमत में है वही जो है चयनित घोषित कर दिए जाते हैं अधिकतर समय। दूसरी जो प्रणाली है वो बहुमत पर आधारित है। एक क्षेत्र से एक व्यक्ति चुना जाना है, जितने भी मतदाता उस क्षेत्र में रहते हैं सभी जो है वहां मत डालते हैं और कुल वैध मतों का बहुमत जिसके पक्ष में होता है वो व्यक्ति जो है वो चुन करके आता है। जैसा कि फ्रांस के राष्ट्रपति का उदाहरण ले सकते हैं। वहाँ फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव जनता के प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा किया जाता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग लेती है और जिस व्यक्ति को कुल वैध मतों का 50% से अधिक प्राप्त होता है वही व्यक्ति जो है चयनित घोषित होता है। इसमें एक समस्या है कि यदि मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूंसी है, एक से अधिक प्रत्याशी वहां खड़े होने, 2 से अधिक प्रत्याशी खड़े होने का प्रावधान है और मालूम हुआ कि उस क्षेत्र में 25-50 प्रत्याशी एक साथ लड़ रहे हैं, तो संभावना अक्सर यही रहती है कि किसी प्रत्याशी को 50% से अधिक मत प्राप्त नहीं होंगे।
ऐसी स्थिति में फ्रांस में दोहरे मतदान प्रणाली की व्यवस्था है। बहुमत को अर्जित करने के लिए दोहरे मतदान प्रणाली की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत व्यवस्था अपनाई जाती है कि यदि प्रथम चरण में किसी व्यक्ति को 50% से अधिक मत प्राप्त नहीं होते, तब जो है दूसरे दौर के लिए ऊपर से 2 प्रत्याशियों को जिन्हें अधिकतम मत प्राप्त हुए हैं चुन लिया जाता है, बाकी को कंटेस्ट से बाहर कर दिया जाता है और फिर दोबारा उन 2 व्यक्तियों के मध्य चुनाव कराए जाते हैं। और जिस प्रत्याशी को इस समय जो किसी न किसी को 50% से अधिक मिलना तय है, तो इस प्रकार से वहाँ दोहरे मतदान प्रणाली के द्वारा क्षेत्रीय मतदान व्यवस्था में 50% से अधिक यानी वैध मतों के बहुमत को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। तो यह प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली 2 तरह से अपनाई जाती है। दूसरा जो एक व्यवस्था है जिसको हम फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कहते हैं, व्यवसायिक मत प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं, बहुत सारे विद्वानों ने, जिसमें डिग्वी, कोल, ग्रामविलास, विलियम मैकडोनाल्ड इत्यादि विद्वानों ने जिसका समर्थन किया है, उनकी मान्यता यह है कि जो क्षेत्रीय या प्रादेशिक चुनाव प्रणाली है वह ठीक ठीक जो है नागरिकों या मुख्य रूप से कहें तो प्रजातांत्रिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। क्योंकि उनकी मान्यता है कि व्यक्ति और व्यक्ति के मध्य हितों की समानता का सबसे बड़ा आधार व्यवसाय है, क्षेत्र नहीं हो सकता। कुछ एक क्षेत्र में बहुत सारे वर्ग के लोग रहते हैं और उन सभी वर्ग के लोगों के हित एक दूसरे से विरोधाभासी हो सकते हैं और उन सभी हितों को का रिप्रेजेंटेशन का प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति के द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इसीलिए जो प्रजातांत्रिक जो मूल्य हैं, जिसमें जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है, जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा यदि शासन किया जाता है, तो जो है मुख्य रूप से व्यवसाय जो है वो हितों की समानता का आधार बनता है। इसलिए प्रत्येक व्यवसाय का प्रतिनिधित्व जो है प्रजातंत्र में किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रजा जो है समाज में व्यवसाय जो है वह सबसे बड़ा हित है और इसके इर्द गिर्द ही व्यक्ति या व्यक्ति समूह का जीवन घूमता है। इसलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रादेशिक चुनाव प्रणाली वो प्रजातांत्रिक जो है प्रजातंत्र के जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, जो इसेंस है उसके अनुरूप नहीं है और इसीलिए जो है व्यावसायिक मत जो है प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जानी चाहिए, जिसका जो है कुछ रूप में कम्युनिस्ट कंट्रीज में जो है पालन किया जाता है। लेकिन जो लोग इसके विरोध में हैं वो इस बात को रेखांकित करते हैं कि व्यवसाय के आधार पर रिप्रेजेंटेशन यदि दिया जाता है तो मूल रूप से वो राष्ट्र की भावना के विरुद्ध है, क्योंकि व्यावसायिक भिन्नता व्यावसायिक विद्वेष में बदलने की संभावना रहती है। और दूसरी प्रैक्टिकल समस्या ये है कि एक ही वर्ग के लोग पूरे देश में फैले हुए होते हैं, तो इसलिए चुनाव की प्रणाली में उन सभी लोगों को एक जगह लाना या इस तरह से जो है चुनाव की व्यवस्था करना कि एक वर्ग के लोग अपने, एक व्यवसाय के लोग अपने लिए एक व्यक्ति का चुनाव करें पूरे देश में, ये बहुत ही कठिन कार्य होगा। तीसरी बात ये तय करना कि हर प्रोफेशन के या व्यवसाय के कितने लोग हैं और किस अनुपात में किसको प्रतिनिधित्व दिया जाए, ये भी सुनिश्चित करना अत्यंत कठिन कार्य है और ये किया जाना जो है असंभव सा प्रतीत होता है। चौथी बात और कही जाती है कि एक ही व्यक्ति कई बार कई व्यवसाय से जुड़े होते हैं, तो यह तय कर पाना कि उन्हें कौन सी उसके किस व्यवसाय को प्राथमिकता दी जाए, वरीयता दी जाए, यह भी बड़ा मुश्किल काम है। तो कुल मिलाकर के फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बहुत लिमिटेड वे में
क्या है कम्युनिस्ट कंट्रीज में पाई जाती है, अन्यथा कि और कहीं जगह इसकी मिसाल नहीं मिलती। तीसरी जो पद्धति और सबसे महत्वपूर्ण पद्धति जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या अनुपातिक पद्धति। अनुपातिक पद्धति भी प्रादेशिक चुनाव पद्धति की कमियों को दूर करने का एक माध्यम है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि प्रादेशिक चुनाव प्रणाली में जो सबसे पॉपुलर चुनाव प्रणाली जिसमें फर्स्ट पास द पोल सिस्टम है, उसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह प्रजातंत्र के सिद्धांतों के विपरीत दिखाई देती है। प्रजातंत्र का मतलब है कि ऐसी व्यवस्था, ऐसी सरकार, ऐसी शासन व्यवस्था या ऐसे निर्णय निर्माण की प्रक्रिया जो बहुमत के आधार पर। तो पहला सबसे मेजर प्रिंसिपल बहुमत का सिद्धांत यहाँ पर फ्लॉट होता हुआ दिखाई देता है, उस पर आघात होता हुआ दिखाई देता है जब एक व्यक्ति फर्स्ट पास द पोल सिस्टम के अंतर्गत है ना जो फर्स्ट पास पोल सिस्टम के अंतर्गत कम मत प्राप्त करके क्या है चुनाव जीत जाता है। दूसरी चीज ये दिखाई देती है खास करके संसदीय प्रणाली में जब विधायिका का गठन होता है तो एक दल जिसको कम मत मिले उसकी सीट संख्या अत्यधिक हो जाती है। कैसा प्रतीत होता है भारत में, खास करके आप देखेंगे कि किसी भी राजनीतिक दल को केंद्र में अब तक वोटों का बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन सीटें जो हैं वो कई बार बहुत अधिक संख्या मिलती है। जैसे 1984 के इलेक्शन में कांग्रेस को 405 सीटें मिली थी, जबकि 49% ही वोट मिले थे, 50% से कम मत प्राप्त हुए थे। तो इस तरह से ये जो डिस्टॉर्शन है इसको दूर करने के लिए, और ऐसी अवस्था में जो बहुसंख्यक हैं वो उस क्षेत्र के वो तो अपने प्रत्याशी को जिता लेते हैं, लेकिन जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए जो व्यवस्था अमल में लाई जाती है उसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ये कई प्रकार की है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में पहला है हेयर प्रणाली। 1858 में मिस्टर हेयर ने इसको डेवलप किया और ये हेयर प्रणाली जो है वो इस्तेमाल में लाई जाती है। हेयर प्रणाली की आवश्यकता यह है कि पहले जो चुनाव क्षेत्र हैं उसको क्षेत्रीय आधार पर बांट दिया जाता है। लेकिन पहले वाले जो क्षेत्रीय या प्रादेशिक रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है उससे भिन्नता क्या है? पहली चीज तो यह है कि ये जो क्षेत्र बांटे जाते हैं ये सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूंसी नहीं होते, ये मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूंसी होती है। एक क्षेत्र से एक से अधिक सदस्यों का चुनाव किया जाता है, पहली चीज। और जब एक से अधिक जो है प्रत्याशियों का चुनाव एक क्षेत्र से किया जाना है तो फिर यहाँ पर एक कोटा सिस्टम इवॉल्व किया गया है कि जीत के लिए कोटा निर्धारित किया जाता है। अधिकतर संख्या होती है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इत्यादि संख्या होती है। तो एक व्यक्ति कब चुनाव जीतेगा इसके लिए जो है कोटा सिस्टम डेवलप किया गया। और कोटा सिस्टम का अर्थ क्या है कि कुल वैध मतों कैसे निर्धारित किया जाता है? पहले कुल वैध मतों की संख्या, उसको भाग देते हैं जितने चुने जाने वाले सदस्य हैं उस संख्या से, और उस संख्या +1 से जो है उसको भाग देते हैं, और उसके बाद जो भागफल आता है उसमें 1 जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लें कि एक क्षेत्र है और 4 लोग चुने जाने, 100 वैध मत है, तो सबसे पहले क्या कि 100 को विभाजित करेंगे, उसका भाग देंगे 4 + 1 मतलब 5 से, 5 से भाग देंगे, भागफल 20 आएगा। उसके बाद उसमें एक और जोड़ देंगे 21। कहने का मतलब है कि 21 जो संख्या है वो विजय होने के लिए कोटा निर्धारित हो गया। जब मतगणना जैसे शुरू होती है, जैसे ही पहले व्यक्ति को जो है 21 मत प्राप्त होते हैं वो विजय घोषित कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये जो कोटा सिस्टम की वजह से और एक से अधिक संख्या में प्रत्याशियों के चुनाव के प्रणाली के कारण जो है उस क्षेत्र में रहने वाले जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनमें भी आशा जगती है कि यदि वो उस संख्या में हैं जिस संख्या में जीत के लिए कोटा निर्धारित किया जा रहा है,
तो कम से कम वो अपना प्रतिनिधि जिता सकते हैं। ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम एयर प्रणाली की है, ये दो प्रकार से अमल में लाई जाती है। एक को कहते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और दूसरी सूची प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जैसा कि आपको अवगत होंगे, हम भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली क्या होती है। एकल संक्रमणीय प्रणाली में जो मत देने की प्रणाली है वो अपनाई जाती है, दूसरे जो अब तक जो मत प्रणाली की जो हमने चर्चा की उससे भिन्न है। भिन्नता क्या है कि इसमें वरीयता के आधार पर मत दिया जाता है। मत एक ही होता है परंतु उसे वरीयता के आधार पर डिवाइड किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि जो है एक क्षेत्र से 4 व्यक्ति या 5 व्यक्ति, जो भी व्यक्ति, जितनी भी संख्या चुने जाने, और जो है जो मतदाता है उसको मत देने के लिए जब वह लिस्ट दिया जाता है तो उसमें वो मत तो एक ही देता है परंतु वो अपने वरीयता जो है उसमें जो है इंडिकेट करता है, किस व्यक्ति को वो पहला मत दे रहा है, किस व्यक्ति को वो दूसरा मत दे रहा है, किस व्यक्ति को तीसरा मत दे रहा है, किस व्यक्ति को चौथा मत दे रहा है, किस व्यक्ति को 5वां मत दे रहा है। तो जितने प्रत्याशी चुने जाने हैं उसमें वो वरीयता के आधार पर मत देता है, और ये इसलिए दी जाती है कि उस वरीयता के आधार पर ही मतगणना की जाएगी। जो कोटा निर्धारित किया गया है जीत का, विजय प्रत्याशी को वो कोटा प्राप्त करना होता है। तो मतगणना जो है सबसे पहले प्रथम जो है वह वरीयता प्राप्त जो मत है उसकी गणना होती है, फर्स्ट प्रेफरेंस की गणना होती है। यदि फर्स्ट प्रेफरेंस में किसी व्यक्ति को 21 मत मिल गए तो वो चयनित घोषित कर दिया जाता है। मान लिया 4 लोग चुने जाने हैं, किसी एक या 2 व्यक्ति को 21 मत मिले तो वो चयनित घोषित कर दिया जाता है, बाकी 2 के लिए चुनाव बच जाते हैं। तो जो बच जाते हैं उसके लिए जो है मतगणना प्रणाली में एकल संक्रमणीय पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले 2 तरीके से होता है। सबसे पहले जो लोग विजयी हो गए हैं उस विजय उम्मीदवार के मतपत्र में जो दूसरी वरीयता है उसको विभिन्न लोगों में बांट दिया जाता है। यदि इस प्रकार से और प्रत्याशी चुन लिए जाते हैं तो वो चयनित घोषित कर दिए जाते हैं, और कुछ बच जाते हैं तो फिर से जो है प्रक्रिया अपनाई जाती है कि जो सबसे कम मत प्राप्त व्यक्ति है उसको कंटेस्ट से हटा लिया जाता है। प्रथम वरीयता उसको मिली है परंतु उसी के मतपत्र में द्वितीय वरीयता किसी और को मिली है, वो फिर जो है बांटी जाती है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक उस क्षेत्र में जो निर्धारित संख्या है लोगों के चुने जाने की, वह निर्धारित संख्या चुन करके नहीं आ जाता। तो ये जो व्यवस्था है इसको एकल संक्रमणीय पद्धति के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी जो पद्धति इसमें है वो है लिस्ट सिस्टम, सूची प्रणाली। एक क्षेत्र से जितने व्यक्तियों का चुनाव किया जाना है, एग्जाम्पल के तौर पर कोई एक क्षेत्र है जिसमें 20 व्यक्तियों का चुनाव किया जाना है, तो प्रत्येक दल जो है वो 20 सदस्यों की सूची जो है वो प्रोवाइड कराता है। और इसमें समस्या ये है कि अधिकतर जगहों पर व्यवस्था ये अपनाई गई है कि एक ही दल की सूची को जो है सभी मत देने पड़ते हैं। कई दल खड़े हैं, ABCD खड़े हैं, मतदाता जो है एक ही दल के सदस्यों को, जो एक ही दल की सूची को का चुनाव करता है। और जब मतगणना होती है तो मतगणना करने के लिए फिर से वही सिस्टम, कोटा सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है कि एक व्यक्ति को चुने जाने के लिए कितने मतों की आवश्यकता है, और उसके बाद जो है मतगणना की जाती है, वैध मतों की मतगणना की जाती है, और दल के आधार पर मतगणना की जाती है कि किस दल को कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए। एग्जाम्पल के तौर पर यदि जो है 20 प्रत्याशी एक क्षेत्र से चुने जाने हैं और किसी दल को 20% मत मिले तो उसका मतलब उसके 4 प्रत्याशी चुने जाएंगे।
अब ये 4 प्रत्याशी उन 20 में से कौन होंगे, इसका निर्णय जो है जिस क्रम में पार्टी ने या दल ने जिस क्रम में प्रतिनिधियों को दर्शाया है उसी क्रम में जो है उसका चुनाव होगा। यदि किसी दल से 8 व्यक्ति जाने हैं तो प्रथम 8 व्यक्ति जो है वो चुन लिए जाएंगे, किसी दल के 4 सदस्य चुने जाने हैं तो प्रथम 4 व्यक्ति चुन लिए जाएंगे, और जो है किसी के 2 व्यक्ति चुने जाने हैं तो प्रथम 2 व्यक्ति चुने जाएंगे। इसमें एक और एडवांटेज है कि यदि कोई किसी जो है प्रत्याशी की किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है कि अन्य कारण से उसका पद खाली होता है, तो जिस दल का पद खाली होता है उस दल के उसके नीचे क्रम के व्यक्ति वहाँ इलेक्ट जो है भेज दिए जाते हैं, उन्हें दोबारा चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे अभी अभी जो है अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, यहाँ पर भी लिस्ट सिस्टम के आधार पर ही चुनाव होता है। एक राज्य को एक कंस्टिट्यूंसी मान लिया जाता है, उस राज्य में 25, 30, 20 जितने भी प्रत्याशी जो है सदस्य संख्या चुने जाने हैं उसके लिए प्रत्येक दल अपनी लिस्ट देता है, और लिस्ट के आधार पर मतदान होते हैं, सूची आधार पर मतदान होते हैं, और जिस दल को सबसे ज़्यादा मत मिलते हैं सभी सदस्य उसी के चुन लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है सूची प्रणाली की इस प्रकार से जो है व्यवस्था की जाती है। तो यह पहली पद्धति है। दूसरी जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की पद्धति है उसे हम सीमित मत प्रणाली कहते हैं, लिमिटेड वोट सिस्टम। ये उसी का वेरिएंट है पहले वाले का ही। इसमें भी जीत के लिए कोटा तय कर दिया जाता है, वैध मतों से जो है जितने भी सदस्य वहाँ से चुने जाने हैं 3, 4, 5 जो है उससे भाग दे करके जो संख्या आती है तो जीत का कोटा तय कर दिया जाता है, और फिर जो है मतदान के लिए जो व्यक्ति मतदाता जो होता है उसको जितने प्रत्याशी चुने जाने हैं उसे एक कम मत देने का अधिकार होता है। यहाँ पर जो है एक जो है उल्लेखनीय बात यह है कि प्रत्येक मतदाता जो है सभी को मत देता है। वो यहाँ पर जैसे किसी क्षेत्र में मतदाता को 4 मत दिए गए हैं तो वो एक को नहीं दे सकता, बल्कि वो उसे 4 भिन्न लोगों को मत देने पड़ते हैं। इसी का एक वेरिएंट है जिसको सीमित या उसको संचित या एकत्रित मत प्रणाली कहते हैं। वो ठीक पहले मत प्रणाली की तरह है। यहाँ पर केवल एक भिन्नता है कि यहाँ पर जितने प्रत्याशी चुने जाने हैं उतने मत जो है एक मतदाता को दिए जाते हैं। यहाँ पर भी जीत के लिए जो है कोटा तय किया जाता है, और फिर एक मतदाता को उतने मत दिए जाते हैं जितने प्रत्याशी उस क्षेत्र से चुने जाने हैं। लेकिन यहाँ पर पिछले मत प्रणाली से एक भिन्नता है, वहाँ पर यदि 4 मत मिले हैं एक मतदाता को तो उसे 4 भिन्न भिन्न सदस्यों को देना है। यहाँ पर एक व्यवस्था है कि वो एक ही कैंडिडेट के साथ वो उसे संचित कर सकता है, एक्यूमुलेट कर सकता है, एकत्रित कर सकता है। वो अपने 5 मत एक ही व्यक्ति को दे सकता है, और इसीलिए इसे जो है संचित मत प्रणाली कहते हैं। ये मत प्रणाली जो है अल्पसंख्यकों को चुनने की सबसे बेहतर प्रणाली कही जाती है, क्योंकि यदि एक क्षेत्र में जो है कोई 15-20% किसी जो है वर्ग का पॉपुलेशन है तो वह संचित करके अपने मत को एक पार्टी के पक्ष में करके वह अपने एक प्रत्याशी को कम से कम जिताने की क्षमता रखता है। तो ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स फॉर इलेक्टिंग मेंबर्स फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी। चौथी जो प्रणाली है पृथक निर्वाचन प्रणाली, या इसको हम कॉमनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम भी कहते हैं। इसकी चर्चा आपने पढ़ा होगा, इसकी चर्चा पहले भी हमने की है। ये अंग्रेज़ों के ज़माने में भारत में जब अंग्रेज़ों का शासन था तब मुसलमानों को, सिखों को, अन्य वर्गों को जो है इसी आधार पर जो है इसी निर्वाचन प्रणाली के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता था। इसकी विशेषता क्या है कि एक सदस्यीय निर्वाचन प्रणाली ही है। ये एक सदस्यीय निर्वाचन प्रणाली है, क्षेत्र में बांट दिया जाता है, ये प्रादेशिक क्षेत्र की तरह। लेकिन समस्या ये है कि इसमें जो कम्युनिटी है वो डिफाइन कर दी जाती है कि इस क्षेत्र में इस कम्युनिटी के लोग इस कम्युनिटी के द्वारा जो है प्रत्याशी जो हैं उन्हीं को केवल मत दे सकता है। अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित बनाने के लिए व्यवस्थापिका में उनकी सीटें
सुरक्षित करती जाती है। अल्पसंख्यक की जितनी सीटें सुरक्षित होती है उनके निर्वाचन के लिए जो है अल्पसंख्यक उम्मीदवार ही खड़े होते हैं, और जो मतदाता हैं अल्पसंख्यक के, वह केवल अपने लिए ही अपने प्रत्याशियों का ही चुनाव करते हैं। वो सामान्य प्रत्याशी या दूसरे वर्ग के प्रत्याशी के चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। इससे ये होता है कि जिस वर्ग को जितनी जितनी प्रतिशत में सीटें आवंटित की गई है, उतने प्रत्याशी उनके चुन करके विधायिका में पहुंच जाते हैं। तो ये जो है एक मेथड प्रणाली, लेकिन इसका सबसे बड़ा दोष है कि ये जो है धार्मिक या जिस आधार पर विभाजन किए जाते हैं उसकी वैमनस्यता को बढ़ाता है, और राष्ट्रीय एकता के हित के विपरीत है, राष्ट्रीय एकता पर आघात करता हुआ दिखाई देता है। इसलिए ये चुनाव प्रणाली के बहुत ही गंभीर परिणाम सामने आए हैं। ये प्रणाली इसलिए धीरे धीरे इस निर्वाचन प्रणाली को लोगों ने तिरस्कृत कर दिया। एक और चुनाव जो आज के दिनों में भारत में इस्तेमाल की जाती है वह है ज्वाइंट इलेक्टोरेट विथ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, जिसको हम सुरक्षित स्थान युक्त संयुक्त निर्वाचन प्रणाली कहते हैं, जो आज के दिनों में भारत में जो है प्रचलित है, जिसके आधार पर खास करके SC ST या फिर स्थानीय स्तर पर महिलाओं को या विभिन्न वर्गों को आरक्षण प्रदान किए गए हैं। इस प्रणाली में क्या होता है, इस प्रणाली में भी जो है विशेष वर्ग के लोगों के लिए जो है निर्धारित संख्या में सीट जो है वो आवंटित कर दिए जाते हैं। या यूँ कहें कि यदि किसी विधायिका की संख्या 200 है तो उसमें 30% यदि सीट आरक्षित कर दिए गए तो इसका मतलब 60% सीट उस वर्ग से आएंगे, 60 सदस्य उस वर्ग से चुन करके आएंगे। अब चुन करके आने की विधि क्या होगी, इसके लिए संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाती है। क्षेत्र विशेष को जो है मार्क कर दिया जाता है कि यहाँ से जो है SC ST या जो भी आरक्षित वर्ग के हैं वही जो है चुन करके आएंगे। तो उसके लिए क्या है, केवल उन्हीं वर्ग के लोगों को चुनाव लड़ने की जो है इजाज़त दी जाती है। यदि SC का क्षेत्र है तो SC का, ST का क्षेत्र है तो ST का, यदि महिलाओं का क्षेत्र है तो महिलाओं को, OBC का है तो OBC का। इस तरह से जिस भी वर्ग के व्यक्ति के लिए उस सीट आरक्षित कर दी जाती है उसी वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर जो पृथक निर्वाचन प्रणाली है उसकी तरह से केवल उसी वर्ग के लोग उसका चुनाव नहीं करते, बल्कि उस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी मतदाता हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग से हो या किसी अन्य धर्म से हो या किसी अन्य जाति से हो, सभी जितने भी मतदाता उस क्षेत्र में रहते हैं, जिस प्रकार से प्रादेशिक क्षेत्रीय प्रणाली में या प्रादेशिक या क्षेत्रीय चुनाव प्रणाली में सभी लोग समान रूप से चुनाव में भाग लेते हैं, इस प्रणाली में भी सभी जो है मतदाता जो है संयुक्त रूप से चुनाव में भाग लेते हैं, और जिस व्यक्ति को अधिक मत मिलता है वह चुनाव चयनित घोषित कर दिया जाता है। लेकिन विशेष बात यह है कि वो व्यक्ति उसी वर्ग का होता है जिस वर्ग के लिए वो सीट आरक्षित की गई है। तो इस तरह से यह भी एक माइनॉरिटी वर्ग को जो है एक अल्पसंख्यक वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की प्रणाली है। तो इस तरह से जो है संसार में के विभिन्न क्षेत्रों में जो है चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। आज इतना